देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ। उदयपुर के अंदर कई ऐसे रेगिस्तान पड़ते हैं जहाँ पर सड़कें काफ़ी कच्ची बनी हुई हैं, लेकिन एक सड़क जिसने मेरे पूरे नज़ारे को बदल दिया। दरअसल उस वक्त मैं जयपुर के लिए रवाना हुआ था। जयपुर से उदयपुर का रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा तो नहीं था, मगर फिर भी उसमें थोड़ा समय तो लगता ही है। मेरा एक दोस्त जो कि जयपुर में रहता था, आज उसकी शादी थी, तो मैं अपने एक दोस्त नवीन के साथ जयपुर के लिए रवाना हो रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। शाम अब अपना रात का रूप धारण करने लगी, मगर हम लोगों का प्लान था कि हम लोग सुबह ही अपने घर से निकलेंगे। फिर हम लोग मेरे दादाजी के पास गए और मैंने अपने दादाजी को बताया कि हम लोग कल ही जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं, जिससे हमें NH52 से गुजरना पड़ेगा। जैसे ही हमने उस रास्ते का नाम लिया कि मेरे दादाजी का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। मेरे दादाजी ने कहा, भूल कर भी उस रास्ते से रात को मत गुजरना, क्योंकि गांव के लोगों के द्वारा वह रास्ता प्रेत बाधित माना जाता है। रात में वहाँ पर भूत प्रेत आदि का वास होता है। मगर मैं एक नौजवान इन चीज़ों पर कहाँ विश्वास करने वाला था। मैंने दादाजी की इन बातों को अनसुना करते हुए नवीन को फ़ोन कर दिया कि हम लोग कल सुबह 5 बजे ही यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर सुबह होते ही हम लोग अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकलने लगे। अब सुबह के 5 बज चुके थे। हम लोग उदयपुर से जब तक जयपुर पहुँचे तो हमारी दशा खराब हो चुकी थी। हमारा प्लान तो कुछ इस प्रकार से था कि हम लोग रात भर वहीं पर रुक जाएंगे, मगर आगे के एक पल का भी किसी को कोई भरोसा नहीं रहता। फिर हमने उस शादी में खूब एंजॉय किया। खाना खाने और अपने दोस्तों से बातें करने में पता ही नहीं चला कि कब रात के 12 बज गए। दरअसल हमारा प्लान ऐसा नहीं था कि हम लोग अब वापस अपने घर के लिए यानी कि उदयपुर के लिए वापस रवाना होने वाले हैं। तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। जब मैंने अपना फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर मेरे दादाजी थे। दादाजी ने कहा कि रात में उस रास्ते से मत आना और आज रात के लिए तुम लोग वहीं रुक जाओ। लेकिन मैं भी दादाजी की बातों को अच्छे से मान गया, क्योंकि रात में तो हम लोग वैसे भी कहाँ निकलने वाले थे। फिर उसके कुछ देर के बाद ही मुझे मेरी मम्मी का कॉल आया। दरअसल मेरी मम्मी ने बताया कि मुझे और इसी वक्त वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि कल लड़के वाले मेरी सगाई के लिए आने वाले हैं। फिर क्या था, मैंने तुरंत ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने दोस्त को बताए बिना वहाँ से निकलने लगा। लेकिन तभी मेरा दोस्त भागता हुआ मेरे पास आया। फिर उसने मुझे रोकते हुए कहा कि आज रुक जाओ। लेकिन फिर मैंने उसे जब अपनी मम्मी की कही गई बात बताई तो वह मुझे रोक नहीं पाया। अब हम लोग आधे से ज़्यादा रास्ता पार कर चुके थे, मगर जब हम बीच रास्ते पर पहुंचे तो अचानक से मुझे अपने शरीर के अंदर रोंगटे खड़े हुए महसूस होने लगे। फिर मेरा दोस्त नवीन एकदम से चिल्लाते हुए बोला, अरे भाई, वो सामने तो देख, वो भिखारी कैसे खड़ा है। ऐसा लग रहा है मानो सड़क उसके बाप की हो। हमारी गाड़ी के सामने अपना हाथ दिखाते हुए वहाँ पर एक आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया था और हमने भी थोड़ी दूर आगे जाकर अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी के रोकने के बाद वह हमारी तरफ भागता हुआ आया और बोला, आगे मत जाना, आगे का रास्ता किसी इंसान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक बार फिर हमें NH52 के बारे में वही बातें सुनने को मिली जो कि कुछ देर पहले हमारे दादाजी के साथ साथ मेरे उस जयपुर वाले दोस्त ने भी बताई थी। मगर मैं इन चीज़ों को कहाँ मानने वाला था। मैंने उस भिखारी की इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उस भिखारी ने कहा, बेटा ज़रा संभल कर जाना, आगे वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैंने एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगाया और फिर जब अपने पीछे पलट कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा नाम लेने वाला वह आदमी अब वहाँ पर मौजूद नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया कि आखिर वो मेरा नाम कैसे जानता है। तो फिर मुझे याद आया कि मेरी गाड़ी के पीछे मेरा नाम लिखा हुआ था, तो शायद उसे मेरे नाम के बारे में पता चल गया होगा। तभी मैंने एक चैन की सांस लेते हुए वापस गाड़ी में आकर बैठ गया और फिर से गाड़ी को ड्राइव करने लगा। लेकिन तभी मेरी नज़र गाड़ी के कांच पर पड़ी तो मैंने देखा कि वह भिखारी मेरी गाड़ी के बिल्कुल पीछे खड़ा होकर एक हल्की हल्की मुस्कुराहट दे रहा था। उसकी मुस्कुराहट मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, मगर उस वक्त मैं
एक बार फिर बहुत ही ज़्यादा दंग रह गया, क्योंकि जब मैं नीचे उतरा था तो वो फटे पुराने कपड़े वाला आदमी मुझे चारों तरफ कहीं पर भी नज़र नहीं आया। उसके बाद मेरी नज़र हमारे पीछे से आ रही एक गाड़ी पर पड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में मेरी गाड़ी के एकदम करीब से गुजर गई, मगर मैंने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। कुछ देर के बाद ही अचानक ही मुझे बहुत ही भयानक आवाज़ सुनाई देने लगी। वह आवाज़ गाड़ी के टकराने की थी। जब मैं और मेरा दोस्त नवीन थोड़ा आगे गए तो हमने देखा कि जो गाड़ी हमारे करीब से स्पीड से गुजरी थी, अब उसका एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ एक ट्रक वाला बहुत ही तेज़ स्पीड में हमारी गाड़ी के पास से गुजरा था। उसी ट्रक वाले ने किया था, जो अब वहाँ से फरार हो चुका था। खैर, अब जो हुआ वह तो हो गया। फिर मैं और नवीन जल्दी से हमारी गाड़ी से नीचे उतरे, और फिर जब हम उस गाड़ी के करीब गए तो हमने देखा कि वहाँ पर दूर दूर तक किसी भी इंसान का कोई भी नामो निशान नहीं था। चारों तरफ केवल और केवल सन्नाटा सा बिखरा हुआ था, और वह गाड़ी बिल्कुल सही सलामत एक पेड़ के पास खड़ी थी। हमें पीछे से एक आवाज़ सुनाई देने लगी। वह आवाज़ किसी इंसान के ज़ोर शोर से भागने की थी। फिर जब मैं और नवीन पीछे पलटे तो हमने देखा कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। फिर ये आवाज़ किसकी थी? उसके बाद नवीन ने मुझसे कहा, हमारे लिए जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें इस जगह से तुरंत अभी और इसी वक्त निकलना चाहिए। नवीन जल्दी से गाड़ी की तरफ चल पड़ा, लेकिन अचानक से नवीन एकदम से ज़मीन पर गिर पड़ा। नवीन को नीचे गिरा हुआ देख मैं भी जल्दी से नवीन की तरफ भागा और फिर उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पर बहुत ही ज़ोर की चोट लगी हो। अचानक से मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी, और फ़ोन की रिंग बजते ही जब मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो फ़ोन पर एक अलग ही प्रकार का नंबर था। उस नंबर पर सिर्फ 6 नंबर थे, लेकिन मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने पर मुझे एक बहुत ही भारी भरकम और भयानक आवाज़ आई, अब तुम दोनों मौत के एकदम करीब हो। तुम एक ऐसे कुएं में फंस चुके हो जहाँ पर तुम्हारी मौत बिल्कुल निश्चित है। उस आवाज़ को सुनते ही मैंने झट से फ़ोन को अपने आप से अलग कर दिया और फ़ोन वहीं टूटकर नीचे गिर पड़ा। फिर जब मैंने चारों तरफ का नज़ारा देखा तो मानो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि हम एक कब्रिस्तान के अंदर थे, जहाँ पर चारों तरफ एक दीवार बनी हुई थी। वह दीवार काफ़ी ऊंची थी। उस दीवार पर लोहे का कुछ सामान लगा हुआ था, जिस वजह से उस पर से कूद जाना हमारे लिए लगभग नामुमकिन सा था। फिर जब मेरी नज़र उस कब्रिस्तान के दरवाजे पर पड़ी तो मैंने देखा कि कब्रिस्तान का वह दरवाज़ा बाहर से लॉक था। इसका मतलब मैं वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। अब मैं और मेरा दोस्त नवीन चारों तरफ से फंस चुके थे। ना ही तो हमें बाहर जाने का रास्ता मिल रहा था, और साथ ही अब हमें वहाँ पर डर भी महसूस हो रहा था, क्योंकि अचानक से मुझे उस कब्रिस्तान के अंदर किसी आदमी के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह आवाज़ कब्रिस्तान के एक कब्र के अंदर से आ रही थी। मैं चाहकर भी उस कब्र के पास जाने से बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, लेकिन अब वह आवाज़ आनी और भी तेज हो गई, और अब एक नहीं बल्कि कई सारे आदमियों की एक साथ बोलने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ने लगी। उसके कुछ देर बाद वह आवाज़ एक किसी जानवर के गुर्राने के रूप में तब्दील हो गई। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा, मगर अब मैं चाहता भी तो कहाँ जाता, क्योंकि चारों तरफ से हम उस कब्रिस्तान की दीवारों के अंदर कैद हो चुके थे। उसके बाद जब मेरी नज़र वहाँ पर खड़े एक आदमी पर पड़ी तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल सामने की तरफ एक बहुत ही बड़े बड़े नाखून वाला इंसान खड़ा हुआ नजर आ रहा था। उसके लाल लाल दांत थे, मगर अंधेरा होने की वजह से मैं तो उसे साफ साफ देख पाने में सक्षम नहीं था। लेकिन मैं इतना जान चुका था कि वह कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकता। तभी मुझे याद आया कि मेरा दोस्त नवीन भी मेरे साथ ही तो था। अब वो कहाँ गया? अब मैं उसे ढूंढने लगा। तभी मैंने देखा कि नवीन भी वहीं पर मेरे करीब गिरा हुआ था। पहले तो मैंने किसी तरह नवीन को उठाया, और फिर जब मेरी नज़र दोबारा उस आदमी पर पड़ी जिसके नाखून मुझे बहुत ही बड़े नज़र आ रहे थे, तभी मैंने देखा कि अब वह आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं था। मुझे थोड़ी राहत की सांस मिली, और फिर मैंने नवीन को सारी बात बताई तो नवीन भी एकदम से डर गया। तभी मैंने देखा कि सामने की तरफ से
बहुत ही बड़े बड़े पैरों वाला एक आदमी मेरी तरफ चला आ रहा था, मगर जब मेरी नज़र उसके पीछे की तरफ गई तो मेरी सांसें एकदम से नीचे ऊपर होने लगी, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि उस आदमी के बिल्कुल पीछे उसके जैसे दिखने वाले काफ़ी सारे और हैवान, जिसके सिर पे बड़े बड़े 2 सींग थे, वह दिखने में बहुत ही डरावने लग रहे थे। उनका शरीर बहुत ही भयानक था। वो लगभग 5 थे। वह सभी धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगे। मैं और नवीन तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हम लोग सिर्फ उस कब्रिस्तान के अंदर चक्कर काट सकते थे, क्योंकि बाहर जाने का कोई भी रास्ता अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया। मगर अभी नवीन एकदम से मुझे एक आइडिया देते हुए बोला। वह एकदम से नीचे झुक गया और फिर मैं उसके कंधों पर अपना पैर रखते हुए उस दीवार पर चढ़ गया। हम दोनों नामुमकिन काम को अंजाम दे रहे थे। मैं किसी तरह उस दीवार पर चढ़ने में कामयाब हुआ, लेकिन मैं वहीं पर एक ठोकर खाकर एकदम से बाहर की तरफ गिर पड़ा। लेकिन मेरा दोस्त नवीन अभी भी वहीं फंसा रहा। मैं जल्दी से भागता हुआ उस कब्रिस्तान के दरवाजे के पास पहुंचा और एक बड़ा सा पत्थर लेकर उस ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगा, और अब मेरी कोशिश कामयाब भी हुई। मैंने उस दरवाजे के उस ताले को 2 टुकड़ों में बांट दिया। अब वह ताला एकदम से टूट गया। मैंने जल्दी से कब्रिस्तान के उस दरवाजे को खोला, और फिर जब मैं अंदर की तरफ गया तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त नवीन अब वहीं पर नीचे गिरा हुआ है। मैंने किसी तरह नवीन को उसके होश में लाया और फिर जल्दी से वहां से निकल पड़ा। जब हम वहां से कुछ दूर आगे पहुंचे तो हमने देखा कि बस यहाँ से कुछ दूर आगे ही मुझे एक गाड़ी गुजरती हुई दिखी, यानी कि वो वही हाईवे था। फिर मैं और मेरा दोस्त नवीन जब उस हाईवे के पास पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी तो वहीं पर खड़ी हुई थी। मैं जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचा और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, और गाड़ी भी एक झटके में स्टार्ट ही हो गई। फिर मैं गाड़ी को भगाता हुआ जल्दी से वहां से रवाना हुआ। उस दिन तो मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने दोस्त नवीन के साथ में गांव पहुंच गया। फिर दोस्तों उसके बाद मैं कभी भी रात में उस NH52 के रोड पर सफ़र नहीं करता, क्योंकि अब मुझे हाईवे पर दिन में भी बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।